नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी यूपी की सुर्खियों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल चुनाव पर बात कर लेते हैं। बंगाल चुनाव की में मतगणना जारी है और रुझान अब थोड़ा थोड़ा स्थायी रूप लेते दिख रहे हैं। कई राउंड्स की मतगणना हो चुकी है, बहुत सारी सीटों पर 6-7 राउंड तक के गणना के नतीजे आ चुके हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 180 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है और रुझान कहीं कहीं ये बता रहे हैं कि वो 200 सीटों तक पहुंच सकती है। नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल वाली बात नहीं रह गई है। ऐसा लग रहा है कि पूरे बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। पिछली बार वो नॉर्थ बंगाल में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस बार साउथ बंगाल क्या कहिए, कलकत्ता और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में भी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कई जगह वो जीत रही है। सीएम योगी भी कई जगह प्रचार के लिए गए थे और उनका काफ़ी आक्रामक भाषण चर्चित हुए थे सोशल मीडिया पर। इस पर भी कुछ बताइएगा। बाकी बंगाल, देखिए, नॉर्थ बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस को या अन्य किसी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने 2021 के इलेक्शन में बहुत अच्छा किया था, अब की बार बीजेपी ने वहां बाकी लोगों का सुपड़ा साफ कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ बंगाल के मैप पे देखें तो भगवा कलर नॉर्थ बंगाल में दिख रहा है। अब रही बात जरा सा जो हिस्सा मुर्शिदाबाद और इसके आसपास का है, मालदा वाला, बिल्कुल उसको छोड़ के सब भगवा। हाँ बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बंगाल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, हिमालय से लेकर और गंगोत्री तक, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक बीजेपी इसको प्रचारित करेगी। उत्तराखंड में गौमुख है, गंगोत्री है, जहां से गंगा निकलती है। आपने तो बीजेपी का वो पकड़ लिया। हाँ। जो है नारे बनाने का। बिल्कुल। और यही कसर उसके मन में थी कि बंगाल कैसे करके जीता जाए, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का एक तरीके से इसको आखिरी टर्म के रूप में ही देख रहे हैं लोग। जो उम्र है या वैसे भी 15 साल, तो ये था कि हमारे पीएम रहते हुए बंगाल की जीत हो जाए। बिहार और बंगाल ये दो नासूर जैसे थे भाजपा के लिए, जिन पर कभी फतेह नहीं हासिल हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, ठीक है कि सहयोगी दल के साथ, लेकिन बंगाल में तो अब अपने दम पे उसकी सरकार बन रही है। योगी आदित्यनाथ की बात की आपने। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही जबरदस्त भाषण दिए थे और अपने भाषण का पूरा कोर जो है वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पे रखा था। और ट्रेंड में तो स्ट्राइक रेट भी उनका ठीक अच्छा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, 90% के ऊपर स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का बंगाल के चुनाव में दिखा है। मैं आपको 20-25 स्थानों के आंकड़ों में ही बता दूं कि 1-2 स्थानों को छोड़ के जहां योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी, जिसमें कि एक बोलपुर करके विधानसभा सीट है, वहां पर बीजेपी पिछड़ रही है। नहीं तो बाकी जितनी जगहों पर योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई थी, सब जगह बीजेपी अच्छे मार्जिन से आगे है। यानी उनमें से बहुत सारी सीटें बीजेपी जीत गई है और जीत जाएगी। आसनसोल वगैरह पे तो बहुत बड़ी। बिल्कुल। सिलीगुड़ी वाले इलाके में, जलपाईगुड़ी इलाके में 7वें-8वें राउंड में ही 30-32 हजार से आगे चल रहे हैं कैंडिडेट। 100% निश्चित तौर और ऐसा लग रहा है अनुराग कि 2026 का ये इलेक्शन बहुत बड़ा उलटफेर करने वाला है। भाई, बंगाल की चर्चा कर ली, तमिलनाडु को क्यों छोड़ दे रहे हैं? एक नई पार्टी जो 6 महीने पहले पैदा हुई और उसने सरकार बनाने की ओर है। देखिए, वो एक्सेस माई इंडिया ने जो है वो सर्वे अपना बंगाल को लेके नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने टीवी की जीत प्रेडिक्ट की थी और करीब करीब वो ऐसा ही दिख रहा है। और ये तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको सीटें मिलेंगी, लेकिन वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। और एआईडीएमके को जिस तरह कम आंका गया था, उतना भी कम भी नहीं हुई है वो, बल्कि डीएमके को जो ज्यादा सीटें दी जा रही थी। डीएमके तो टैली में कहीं अब तीसरे नंबर पर ना आ जाए, मुझे इस बात का खतरा लग रहा है। तो ये निश्चित तौर पर विजय का जो था, और विजय का जो प्रचार है वहाँ सिनेमा के स्टार्स, हालांकि बहुत पॉलिटिकल लोग भी रहे हैं। एमजीआर के समय द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग रहे हैं, करुणानिधि रहे हों, चाहे एमजीआर रहे हों, और फिर जयललिता को आप कह सकते हैं कि वो एमजीआर की शिष्या के तौर पर आई। उतनी राजनीतिक नहीं थी, लेकिन उनकी विरासत को उन्होंने संभाला। तो ये लोग वहाँ पर रहे और अब विजय उभरे हैं। और उनके चुनावी भाषण जो ये थे, भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि काफी दबाव डाला जा रहा था ऊपर की पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, लेकिन विजय ने अपना रास्ता चुना। और उनके जो भाषण थे कि हम पेरियार और अम्बेडकर की राजनीति करेंगे, तो वो जो एक पुरानी द्रविड़ राजनीति थी उसके अंत की बात थी और उनको इस कदर सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। और उनका कैंपेन ये था, लगभग वो हर सीट पर गए
और जहाँ नहीं जा पाए तो वो होलोग्राम से आजकल फिल्मों के नहीं कि उनका पूरा शरीर आ जाता है, 3D होलोग्राम बना के प्रचार करते हैं, वहाँ गए। और जो ये मीडिया करती है चुनावी सर्वे और बातचीत जो साक्षात्कार कर सकते हैं, आप फॉलो कीजिए टेलीविजन तमिलनाडु का नेशनल नेटवर्क, विजय एक में भी नहीं गए, कभी कहीं नहीं दिखे। स्टालिन भी दिखे आपको, AIDMK के लोग दिखे, बीजेपी के लोग रहते ही हैं, और सीटें उनकी जिस तरह से आ रही हैं उससे लग रहा है कि वो पूरा ध्यान उन्होंने अपने प्रचार पर दिया और उनको बड़ा भरोसा। साउथ की पॉलिटिक्स में नया स्टार। हाँ, और ये मतलब बदलाव लाएगा, बिल्कुल स्थायी बदलाव लाएगा। AIDMK और DMK के बीच कितने दिनों से राजनीति बची हुई थी। बिल्कुल। तो ये तो चुनाव की बातें हो गई। पांडिचेरी में बीजेपी आगे ही है, और उसकी बताया भी जा रहा था एग्जिट पोल में भी कि वहाँ पर काफ़ी दिनों से आगे ही चल रही है। केरल में इस बार पराठा पलट गया, वहाँ पर इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और अच्छी मेजोरिटी से आ रही है। पिनरई विजयन भी अपनी सीट पे आगे पीछे हो रहे हैं। हो सकता है चुनाव जीत जाए, हो सकता है चुनाव हार जाए। तो ये तो हो गई अब के चुनाव की बात। अब उत्तर प्रदेश की खबरों पर लौटते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की खबरों को लौटने से पहले एक चीज बता दें कि जैसे ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिख रही है और भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, अखिलेश यादव पे इतने हमले शुरू हो गए अनुराग, तमाम तरीके के व्यंग शुरू हो गए हैं। आगे तो ये चलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, ये तो है ही है। अखिलेश बार बार कह रहे थे दीदी आएंगी, तो उन पर हमले होंगे ही, राजनीति में है, आप तो हमलों से क्या घबराना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई मनीष। वहां पर जो 4 बच्चों की एक कुचली हुई लाश मिली थी एक घर में, और उनकी माँ फरार थी। तो पहले लोगों को यह शक गया कि ऐसा तो नहीं, बच्चों को मार के माँ फरार हो गई थी, और बाद में उस माँ की लाश भी एक नहर के किनारे, उसको मिसिंग माना जा रहा था, मिल गई बॉडी, उसकी बॉडी मिली। और बॉडी मिलने के बाद ये लगा कि इसने आत्महत्या जैसा नहीं था, क्योंकि उसके शरीर पे चोट वगैरह के निशान थे। बिल्कुल। और उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश की, तो उसके बाद जो सामने आया, उन्होंने पूछताछ के लिए जब पीछा करना शुरू किया, तो आमिर नाम के एक शख्स संदेह के घेरे में आ रहा था, उसका पुलिस ने पीछा किया और वो एनकाउंटर में मारा गया क्योंकि उसने पुलिस पर वो किया है। तो ये मतलब है, उसमें ये था कि बड़ी घटना थी अनुराग, बहुत 4 बच्चों को कुचल के गिरना। पहले चर्चा हुई कि माँ ने ही मार डाला है, जिसमें ये महिला जो है यहाँ रहती थी अम्बेडकर नगर में, इनका घर था। इनके पति जो है किसी खाड़ी देश में नौकरी करते हैं। पिछले काफी सालों से वो घर नहीं आए थे, और इसी में आमिर का आना जाना था। पुलिस का कहना है, ऐसा फिलहाल लग रहा है कि संपत्ति हथियाने के चक्कर में वो इस महिला से शादी करना चाह रहा था, दबाव डाल रहा था, और उसी विवाद में ऐसा हुआ है। आगे पूछताछ और जांच में हो सकता है कुछ और बातें भी सामने आए। और अब एक खबर ये भी चर्चा कर लेते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी, अब चुनाव की साल है, ट्रांसफर पॉलिसी पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है अगले पूरे साल के लिए कि कैसे क्या नीतियां होंगी। लेकिन उस ट्रांसफर पॉलिसी से पहले, हालांकि जो IAS अफसर हैं वो इसमें नहीं आते हैं, 38 अफसर बदल दिए हैं उत्तर प्रदेश शासन ने। देखिए लगातार फेर बदल चल रही है अनुराग, IAS PCS IPS अफसरों की, जिलों के जिलाधिकारी बहुत बदले जा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि अब चूंकि चुनाव आ रहा है तो गोटी अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश सरकार करेगी। दूसरा ये कि कोई ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग को किसी अफसर को हटाना पड़े, तो वो अच्छा नहीं माना जाता गवर्नमेंट के लिए, जिसमें यह है कि 3 साल और 7 साल ऐसे। बाकी तो इम्पॉर्टेंट ये है, ट्रांसफर लिस्ट आने के बाद सब लोगों के देख के होश इसी से उड़ रहे थे कि दिव्या मित्तल को क्यों देवरिया से हटा दिया और ले आके राजस्व में रख दिया, रेवेन्यू बोर्ड में। हाँ, नहीं, वो राजस्व में गई है, रेवेन्यू बोर्ड में नहीं गई है। अच्छा। अभी राजस्व में गई है, विशेष सचिव राजस्व है। लेकिन हालांकि राजस्व बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन राजस्व में कोई जाना नहीं चाहता अनुराग। और दिव्या मित्तल जहां जिनका ट्रांसफर होता है तो उस जिले के लोग रोने लगते हैं कि अरे इतनी बढ़िया अफसर जा रही हैं। खैर, और दूसरे आईफोन वाले DM साहब, जिन पे तहसीलदार ने आरोप लगाया था कि बिल्कुल इन्होंने आईफोन लिया और ऐसे तमाम उनका भी गठरी मोटरी बांध दिया गया है। लेकिन ठीक है, चलिए अफसरों के ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी पे पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों की नजर होती है अनुराग कि क्या जो पिछली ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं। चूंकि चुनावी साल है तो लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। बाकी तो मानक तय है कि एक जिले में 3 साल, कमिश्नरी में 7 साल ऐसे करके हों, तो इसमें ये है। और कुछ ऐसी नियुक्तियों वाले लोग ज्यादा नजर रखते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग वाले। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वो इस जिले से पहले वो जिला लेवल पे भर्तियां होती थी, बाद में जब नियुक्तियां प्रदेश स्तर पे होने लगी तो सब लोग अपने जिलों में वापसी चाहते हैं। उसमें कितनी डील दी जाती है, क्या रखा, देखिए हर विभाग का आदमी इंतजार इसका करता है। जैसे सबसे ज्यादा इंतजार रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के भी लोग करते हैं। और आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले पूरी ट्रांसफर लिस्ट कैंसिल हुई थी कि इसमें बहुत पैसा खाया गया है। तो रजिस्ट्री में जो सब रजिस्ट्रार होते हैं ना,
वो भी बहुत ट्रांसफर का वेट करते हैं। हाँ, कि जहाँ रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा हो रही हैं, गाजियाबाद नवोदित क्षेत्र में जाएं गाजियाबाद और जो है लखनऊ आ जाए तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। अब आखिरी सुर्खी मौसम की है मनीष। मौसम आज कई दिनों से थोड़ा सा बारिश और आंधी वाला चल ही रहा था, लेकिन आज लखनऊ और आसपास के इलाके में, लगभग पूरे अवध के इलाके में बहुत तेज सवेरे सवेरे ही एकदम अंधेरा छा गया और तेज हवा के साथ, आंधी कहिए बल्कि उसको, तेज बारिश हुई है। बारिश और आंधी इतनी तेज थी कि होर्डिंग, यूनिपोल वगैरह भी टूट टाट के गिरे। बहुत बुरा हाल रहा था। और फसलों को जो नुकसान हुआ ही है, इसमें यह भी था कि मौसम विभाग ने यह भी शायद अलर्ट किया है कि बिजली के गिरने की बहुत संभावना है और लोग पेड़ वेड़ के नीचे न जाएं, जो भी है वो बताया गया है। 3 लोगों की मौत की भी खबर है मनीषी से, काहे अंधड़ और उससे। ऐसा है अनुराग कि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि 4 तारीख से बारिश, अंधड़ और इस तरीके से बिजली चमकना, गिरना, ओलावृष्टि, इसका प्रेडिक्शन था और वैसे ही हुआ। लखनऊ में तो लाइट चली गई तो कमरे के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतना अंधेरा छा गया। लोगों ने ट्विटर पे बहुत लिखा कि सुबह में अंधेरा हुआ, इस तरीके से बहुत सारे, बिल्कुल अंधेरा, लाइट, हेडलाइट जला के चल रही थी। लेकिन अभी भी आज के लिए मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि पूर्वांचल और तराई से लगे हुए जिलों में लोग सतर्क रहें। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो इसलिए अभी संकट टला नहीं है। मौसम जरूर अच्छा हो जा रहा है, लेकिन चूंकि डे टाइम में इतना मौसम खराब हो रहा है, इसलिए लोगों की जानें जा रही हैं। तो अभी आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, तो एक तरीके से उसको रेड जोन मानिए, जहां मौसम विभाग ने बहुत गहरी चेतावनी जारी की है लोगों को बचे। और ये सिलसिला अभी 48 घंटे तक चलता रहेगा अनुराग। गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जान जाने का खतरा भी। हाँ, ये शुरू तो हो चुका था दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कल से ही, बिल्कुल कल ही वहाँ तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई थी। तो यूपी की सुर्खियों को इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।